नमस्कार, जय हिंद। आप सबों को एक बार फिर से मैं के सुरारी आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण उभर कर सामने आया, उस क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन की चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के मंद पर जाने के बाद भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ होता है। और यह जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन है वह महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण से प्रारंभ होकर बंगाल के भद्रलोक समाज तक फैला है। तो आइए इस क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के तो दो चरण देखने को मिलता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या है इसका परिचय कराते हुए भारत में प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो पहला चरण था, उस पहले चरण में जो कुछ संगठन या फिर पत्र पत्रिकाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही, इस पर भी चर्चा करते हुए और विभिन्न गतिविधियों पर भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है क्या। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है क्या? तो अतिरेकवादी मानसिकता, एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच वाले जो थे नेता, जिसको हम उग्रवादी विचारधारा कहते हैं या फिर गर्मपंथी विचारधारा कहते हैं, तो अतिरेकवादी मानसिकता को स्वशरीर क्रियान्वयन करने वाला जो राष्ट्रवाद था वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कहलाया। कहने का आशय है कि अतिरेकवादी मानसिकता को स्वशरीर यानी शरीर के साथ जो क्रियान्वयन यानी विद्रोहात्मक गतिविधियां अपनाता है उसे ही क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कहता है। और अंतर यह है कि अतिरेकवादी मानसिकता अधिकार की मांग करता है, अतिरेकवादी मानसिकता वाले अधिकार की मांग करता है, जबकि क्रांतिकारी जो अतिरेकवादी विचारधारा को ही स्वशरीर एक्टिवेट करता है, बॉडी एक्टिव करता है, वह क्या करता है कि अधिकार की मांग नहीं करके बल्कि अधिकार छीनता है, यह अधिकार छीनता है। दोनों में बेसिकल डिफरेंसेस है, वह डिमांड करता है और यह जबरदस्ती छीनता है। तो इस तरह से और कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया में शोषण के उपकरण के रूप में औपनिवेशिक सत्ता संवैधानिक सुधार कर अपने हितों की पूर्ति करता है। क्या करता है? जब किसी भी देश में राष्ट्रवादी चेतना उभरकर सामने आती है तो उस राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया में शोषण के कई उपकरण सत्ता पक्ष के द्वारा आरोपित किया जाता है और उस शोषण के उपकरण के रूप में भारत में भी औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा संवैधानिक सुधार कर अपने हितों की पूर्ति करता है। लेकिन वह जो संवैधानिक सुधार होता है वह आंशिक होता है। तो इसी शोषण के उपकरण के प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ होता है और उस राष्ट्रवादी आंदोलन की जब तीव्रता कम होते दिखता है तो उसी परिप्रेक्ष्य में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पनपता है। कहने का आशय है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद परिणामों की शीघ्र यानी तुरंत अपेक्षा रखता है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद परिणामों की तुरंत इच्छा रखता है, जबकि अतिरेकवादी राष्ट्रवाद जो है वो परिणामों की तुरंत इच्छा नहीं रखता है, वो चरण तरीके से परिणाम की अपेक्षा रखता है। भारत में 1918 ईस्वी में एक विद्रोह समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद या कह सकते क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र में माना जाता है। महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया। 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फडके
महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के एक क्रांतिकारी था जो 1879 ईस्वी में रामोसी कृषक दल की स्थापना किया था। वासुदेव बलवंत फड़के 1879 ईस्वी में रामोसी कृषक दल की स्थापना किया था और इसने सशक्त विद्रोह के जरिए देश से अंग्रेजों को बाहर करने का रुख अख्तियार किया था। यानी वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक दल की स्थापना करते हुए 1879 ईस्वी में ब्रिटिश को यानी अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का प्रयास किया। इस प्रयास के सिलसिले में रेल, संचार आदि जो कुछ उपकरण ब्रिटिश का था, उस उपक्रम को काफी नष्ट पहुंचाया गया। 1890 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस रामोसी कृषक दल को बर्बरतापूर्वक दबा दिया। रामोसी कृषक दल ने अपने आर्थिक संसाधनों की पूर्ति के लिए लूट और डकैती का सहारा लिया था, लूट और डकैती का सहारा लिया था। आगे चलकर विनायक दामोदर सावरकर, जिसको बीडी सावरकर कहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर जिसको कहते हैं, और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर। यानी सावरकर बंधु। तो गणेश वासुदेव सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में इटली के राष्ट्रवादी नेता मेजनी, अभी इटली में भी राष्ट्रवाद उभर कर सामने आ रहा था भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, तो इटली के राष्ट्रवादी चेतना के आधार पर मेजनी का एक संगठन था न्यू इटली, यानी तरुण इटली, और उस तरुण इटली के तर्ज पर भारत में भी ये दोनों बंधु विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने एक संगठन का स्थापना किया, एक गुप्त संगठन, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला। तो मित्र मेला नामक एक गुप्त संगठन, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर दोनों बंधु ने किया था, जो इटली के तरुण इटली के तर्ज पर था, जो मेजनी ने वहां इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ाने के लिए किया था। आगे चलकर इस मित्र मेला को आगे चलकर 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यानी कह सकते हैं कि मित्र मेला का ही एक शाखा के रूप में अभिनव भारत की स्थापना की गई, यानी न्यू इंडिया, अभिनव मतलब न्यू इंडिया की स्थापना की गई। खैर, तो इस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गई एक संगठन के माध्यम से। जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी कृषक दल के साथ प्रारंभ किया था 1879 ईस्वी में, फिर सावरकर बंधु ने 1899 ईस्वी में और 1904 ईस्वी में मित्र मेला और अभिनव भारत के रूप में प्रारंभ किया था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बंगाल, जैसा कि अभी हम चर्चा की है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से प्रारंभ होती है और बंगाल में भद्रलोक समाज तक फैला है। तो बंगाल की भी बात कर ले तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज से होता है। भद्रलोक समाज, भद्रलोक समाज से होता है। 1870 ईस्वी
तक कलकत्ता में छात्रों के द्वारा कई गुप्त समितियों का गठन किया गया था, परंतु ये ज्यादा दिनों तक सक्रिय नहीं रह पाया। अंततः 1902 ईस्वी में, फाइनली 1902 ईस्वी में मिदनापुर में पुलिन बिहारी दास और ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ये दो व्यक्ति ने मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना की। और कहा जाता है कि यह अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में मिदनापुर, और कहा जाता है कि यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी आतंकवादी संगठन माना जाता है। आगे चलकर इसी संगठन से प्रेरित होकर, यानी अनुशीलन समिति से प्रेरित होकर 1905 ईस्वी में पी मित्रा ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया और जतेंद्र नाथ बनर्जी एवं बारिंद्र कुमार घोष इसके प्रमुख सदस्य हुआ करते थे, जो कोलकाता में अनुशीलन समिति का गठन किया था। उसमें जतेंद्र नाथ मुखर्जी और बारिंद्र कुमार घोष सक्रिय और प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। लेकिन यह संगठन यानी अनुशीलन समिति अपने अनुयायियों को केवल शारीरिक, शैक्षणिक और नैतिक प्रशिक्षण देने तक ही सीमित रहा था। 1908 ईस्वी तक आते आते अनुशीलन समिति लगभग निष्क्रिय हो गई, कारण कि स्वदेशी आंदोलन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। मैंने पहले भी बताया कि स्वदेशी आंदोलन के मंद पर जाने के कारण यह आंदोलन भी या तो बहुत तेज गति से बढ़ा या फिर स्लो हो गया। जहां तक पंजाब की बात है तो पंजाब में लगातार 2 दशकों के दौरान फैले अकाल यानी फेमाइन और बढ़ते भू राजस्व की दरें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को पनपने में मददगार साबित हुआ। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय ने अपनी पत्रिका पंजाबी पत्रिका लाला लाजपत राय की है, और इस पत्रिका के माध्यम से लाला लाजपत राय ने कहा कि लोगों को किसी भी स्थिति में स्वयं के प्रयासों के द्वारा उत्पीड़न का विरोध करना चाहिए। और इसी संदर्भ में अजीत सिंह ने लाहौर में एक क्रांतिकारी समिति का गठन किया जिसका नाम था अंजुमन ए महिसवान ए वतन। अंजुमन ए महिसवान ए वतन नामक एक क्रांतिकारी संगठन अजीत सिंह लाहौर में स्थापित किया, और भारत माता नामक एक पत्रिका भी अजीत सिंह ने भारत माता, यदि प्रश्न पूछेगा भारत माता नामक पत्रिका किसने निकाले तो अजीत सिंह ने निकाले। ये क्रांतिकारी पत्रिका है। तो कहा जाता है कि पंजाबी क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण गढ़ हुआ करता था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 3 राज्य काफी प्रमुखता के साथ क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का गढ़ हुआ करता था, जिसमें महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में हेमचंद्र कानून को राजनीतिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए विदेश तक की यात्राएं कर डाली थी। यानी विदेशों से भी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हेमचंद्र कानून को जाना पड़ा। क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए
स्वाभाविक है, जैसे ही क्रांतिकारी प्रकृति राष्ट्रवाद पनपेगा तो सत्ता पक्ष उसको दबाने के लिए कई उपकरण को लागू करेगा। क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मई 1907 ईस्वी में राजनीतिक सभाओं और समितियों पर प्रतिबंध लगा दिया। जितने भी राजनीतिक सभा और समितियों का गठन किया गया था उसको ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। यहां तक कि लाला लाजपत राय को जेल में बंद कर दिया गया। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चेतना को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए 1906 ईस्वी में अरविंदो घोष और उपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक पत्रिका निकाली। युगांतर नामक पत्रिका अरविंदो घोष और उपेंद्र नाथ दत्त ने निकाली थी 1906 ईस्वी में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चेतना को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए। इसी दौरान 1906 ईस्वी में ही ब्रह्म बांधो उपाध्याय 1906 ईस्वी में ब्रह्म बांधो उपाध्याय ने संध्या नामक पत्रिका निकाली। 1906 ईस्वी में ही संध्या नामक पत्रिका निकाली, जो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसको निकालने वाले ब्रह्म बांधव उपाध्याय। युगांतर पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युगांतर पत्रिका ने वारिसाल सम्मेलन में, वारिसाल बंगाल में एक जगह है वारिसाल सम्मेलन में शामिल होने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों को उपनिवेशवादी दमन और शोषण को रोकने के लिए अपने 60 करोड़ हाथ का प्रयोग करना चाहिए। 60 करोड़ हाथों का प्रयोग करना, यानी कहने का आशय था भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के संदर्भ में कि भारत में जितने भी लोग हैं, लगभग 30 करोड़ की जनसंख्या उस समय में थी, तो 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ अपने हाथों का प्रयोग करना चाहिए इस ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ आंदोलन को चलाने के लिए। युगांतर में प्रकाशित लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे पूछेगा मुक्ति कौन पाथे क्या था, तो युगांतर पत्रिका में लेखों का संग्रह को मुक्ति कौन पाथे यानी मुक्ति कौन दिलाएगा में भारतीय सैनिकों से हथियार देने का आग्रह किया गया। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी और मराठा के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चेतना को प्रचारित और प्रसारित किया। महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के सामूहिक प्रयास से काल नामक पत्रिका, काल एक क्रांतिकारी पत्रिका है जो महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। संध्या क्रांतिकारी पत्रिका है जो बंगाल से प्रकाशित होता था। युगांतर जो क्रांतिकारी पत्रिका है जो बंगाल से प्रकाशित होता था। तो काल नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। इसी प्रकार मैडम भीखाजी कामा ने वंदे मातरम पूछेगा वंदे मातरम पत्रिका किसने निकाली, तो मैडम भीखाजी कामा। तो मैडम भीखाजी कामा वंदे मातरम और वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय ने तलवार, वीरेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय
तलवार नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जबकि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखाना ने गदर नामक पत्रिका निकाली। गदर लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखाना, ये दोनों मिलकर गदर नामक पत्रिका निकाली। गदर नामक एक आंदोलन भी चला था, लेकिन विदेशों में चला था, और मैं उसकी चर्चा करूंगा। विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उसका एक अलग टॉपिक के रूप में अलग वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को पत्रिका और कुछ संगठन से संबंधित बातें क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में कर रहा हूं। गदर के जरिए भारत में भी राष्ट्रवादी चेतना को आगे बढ़ाने का प्रयास न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी किया गया। तो आगे चलते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर भी चर्चा कर ले इस पत्रिका के और संगठन के अलावे। जून 1897 ईस्वी में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलता है। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधियां, एक्टिविटी की बात अब करता हूं कि कहां कहां किस रूप में क्रांतिकारी कार्य हुआ। तो जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधु दो भाई थे, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। तो चापेकर बंधु ने सबसे पहले क्रांतिकारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, और चापेकर बंधु ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। न केवल रैंड था, इसका नाम रैंड और लेफ्टिनेंट ऑरियस्ट को भी गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के लिए चापेकर बंधु को फांसी की सजा दी गई। चापेकर बंधु के इस कार्य को भारत में पहला राजनीतिक हत्या माना जाता है। चापेकर बंधु के द्वारा जो रैंड और ऑरियस्ट की जो हत्या की गई, इसको भारत में पहला राजनीतिक हत्या माना जाता है। चापेकर बंधु तिलक की पत्रिका से प्रेरित होकर इस घटना को अंजाम दिया। 1906 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्यों ने कुछ अतिरेकवादी या यूं एक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास किया, और 1907 ईस्वी में युगांतर पत्रिका के कुछ समूहों ने बंगाल में काफी और लोकप्रिय हो चुके लेफ्टिनेंट फुलर की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। और सफल प्रयास किया फुलर की हत्या करने के लिए हेमचंद्र कानूनगो ने कलकत्ता के मानिकतला जगह है कलकत्ता में। हेमचंद्र कानूनगो ने कलकत्ता के मानिकतला में बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित किया। इस बम बनाने की फैक्ट्री की भनक ब्रिटिश सरकार को लगने पर मानिकतला में स्थित उनके आवास पर छापा मारा गया, और वहां जब छापा मारा गया तो बारेंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष गिरफ्तार हो गए।
इन दोनों भाइयों के अलावे लगभग 37 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। अलीपुर कलकत्ता के पास है, तो अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जिसको कि डीएसपी कहते हैं, तो डीएसपी की भी हत्या कर दी। लेकिन इन दोनों की हत्या किसने किया, इसकी जानकारी अभी तक पता नहीं चला। ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा जो घटनाओं का अंजाम दिया गया, वह मुकदमा काफी कमजोर हो गया, यानी अलीपुर षड्यंत्र केस कमजोर हो गया। और अलीपुर षड्यंत्र केस से मुक्त होने के बाद अरविंदो घोष अध्यात्म की ओर पलायन कर गए और पुदुचेरी में अपना आश्रम स्थापित कर लिए। इसी आश्रम से अरविंदो घोष ने सावित्री और द डिवाइन लाइफ नामक पत्रिका की रचना की। पुदुचेरी में सावित्री और द डिवाइन लाइफ की रचना की। द डिवाइन लाइफ की रचना कर डाली। बंगाल में पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका में अनुशीलन समिति के सदस्यों ने डकैती का अंजाम दिया और बाद में ढाका षड्यंत्र केस के तहत पुलिन दास और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे चलकर जतेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे बाघा जतीन कहा जाता है, उनके नेतृत्व में युगांतर की शाखा ने अनुशीलन समिति की स्थापना ढाका में कर डाली। तो इस तरह से भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद काफी मजबूती के साथ प्रथम चरण में बढ़ रहा था। बंगाल से बाहर पश्चिम भारत में 1909 ईस्वी में अभिनव भारत के सदस्य अनंत कन्हरे 1909 ईस्वी में जो अभिनव भारत का सदस्य हुआ करता था, इसने तत्कालीन मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इसी बीच 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को न्यायालय ने क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित करने के जुर्म में 8 साल की सजा दिया गया और 8 साल के जो सजा मिली वह देश निर्वासित सजा मिली, यानी देश से बाहर जाने का। और वैसी स्थिति में 8 साल के लिए बाल गंगाधर तिलक को बर्मा के मांडले जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और उस मांडले जेल में ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना कर डाली। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है जो मांडले जेल में ही लिखी थी। 1912 ईस्वी में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब दिल्ली प्रवेश कर रहा था, तो उसी दौरान रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल ने उस पर बम फेंका। हालांकि हार्डिंग बाल बाल बच गया और इस सिलसिले में 13 व्यक्तियों के ऊपर दिल्ली षड्यंत्र केस चला और इस केस के तहत बसंत विश्वास, अमित चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई और रास बिहारी बोस भागने में सफल रहा और भागकर रास बिहारी बोस सिंगापुर में जाकर शरण लिया और बाद में वही सिंगापुर में आईएनए, जब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की सरकार का गठन हुआ, तो वहां उन्होंने राष्ट्र क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हुए ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया। रास बिहारी बोस
पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत यानी बंगाल और पश्चिमी भारत यानी पंजाब और महाराष्ट्र के बीच एक सेतु का काम किया। तो इस तरह से रास बिहारी बोस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। तो आज के इस वीडियो में मैं अभी प्रारंभिक चरण का कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां, कुछ राजनीतिक, कुछ क्रांतिकारी संगठन और पत्रिका पर चर्चा किया। आगे के एपिसोड में मैं अगले वीडियो में बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आंदोलन को प्रारंभ करते हुए विदेशों में भी इस प्रथम चरण में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उभर कर सामने आया उस पर भी चर्चा करूंगा। और एक और वीडियो यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संदर्भ में 3 वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं। एक और वीडियो जो द्वितीय चरण का राष्ट्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चरण का जो देखेंगे, जो गतिविधियां हुई थी उस पर चर्चा करूंगा। और आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने पर आप इस वीडियो को कमेंट करते हुए, लाइक करते हुए, शेयर कर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।